पिछले क्लास में हमने स्ट्रक्चर एनाटॉमी अभी पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया है ना। पोडोसाइट्स क्या है, कैसे है, वो भी अपन ने अभी ख़त्म कर दिया है। आई होप कि वो क्लियर है। एक बार रिवाइज तो अपन ऑफ कोर्स करेंगे ही, है ना। तो क्या है कि अपना हेनलेज लूप है, ठीक है, और हेनलेज लूप में एफरेंट आर्टेरियोल आता है। एफरेंट आर्टेरियोल डिवाइड होता है ग्लोमेरुलाई में, है ना। एफरेंट आर्टेरियोल डिवाइड होता है ग्लोमेरुलाई में, और फिर सब ये ग्लोमेरुलाई फ्यूज होके इफरेंट आर्टेरियोल बन के निकल जाता है। एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज़्यादा रहेगा, इफरेंट आर्टेरियोल का कम रहेगा, ठीक है। और फिर जो फिल्ट्रेट है वो इसमें जमा होके ये स्पेस में जमा होके यहाँ से एंटर करेगा पीसीटी में, बराबर। लेकिन ये जो स्पेस है ऐसे ग्लोमेरुलस और इसकी विसरल लेयर के बीच में स्पेस मैंने भी बनाई है, एनसीईआरटी ने भी बनाई है, लेकिन अपने को पता है कि रियलिटी में ऐसी स्पेस नहीं रहती है। ये जो ऐसे ग्लोमेरुलाई है, जो एफरेंट आर्टेरियोल की से निकली हुई जो ब्रांचेस है, ये जो ग्लोमेरुलाई की, ठीक है, इनके ऊपर पोडोसाइट्स लगे रहते हैं, है ना। ऐसे पोडोसाइट्स, पोडा मतलब लिम्स, ऐसे लिम्स के समान दिखते हैं, इसलिए विच इज द विसरल लेयर। पोडोसाइट्स की लेयर मतलब विसरल लेयर ऑफ बोमन्स कैप्सूल, और पैराइटल लेयर ऑफ बोमन्स कैप्सूल इज नॉर्मल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। ये जो है इधर से एफरेंट आर्टेरियोल आ रहा है और इफरेंट आर्टेरियोल जा रहा है। इसको अपन वेस्क्यूलर पोल बोलेंगे बोमन्स कैप्सूल का। वेरेज ये जो इसको अपन यूरिनरी पोल बोलेंगे, क्योंकि इसमें से अभी यूरिन मतलब फिल्ट्रेट पीसीटी में एंटर करेगा। तो यहाँ तक स्क्वामस एपिथेलियम पैराइटल में, और पोडोसाइट्स विच आर मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स विसरल रीजन में। लेकिन यहाँ से फिर जब पीसीटी चालू हो जाती है तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल चालू हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ग्लोमेरुलस के बाहर ऐसे पोडोसाइट्स लगे रहते हैं। दो पोडोसाइट्स के बीच में जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स है उसमें से फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। ये चीज़ अपने को अच्छे से समझिए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर नहीं समझिए तो अपने को क्या करने का है, अपने को डाउट पूछने का है, क्वेरी पूछने की है, मेरे को मैसेज करने का है, ठीक है। बाकी मैंने वो एक पिक भी भेजा था ग्रुप पे, वो भी काफ़ी अच्छा डायग्राम है, वो देख के भी काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है। फिर भी नहीं समझा होगा तो मेरे को पूछ लेंगे। बाकी एनसीईआरटी ने तो इतना दिया ही नहीं है, एनसीईआरटी ने फटाफट निपटाया है, पर अपने को कंसेप्ट क्लियर रहनी चाहिए कि फिल्ट्रेशन स्लिट मतलब क्या है ना। क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये फिल्ट्रेशन स्लिट है कि दो पोडोसाइट्स के बीच का जो एरिया है वो फिल्ट्रेशन स्लिट है। तो दो पोडोसाइट्स के बीच का एरिया मतलब फिल्ट्रेशन स्लिट है, बराबर। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, अभी ऐसा क्या होता है ग्लोमेरुलस में कि जिसके कारण फिल्ट्रेट तैयार होता है। तो अपने को सबको मालूम है, एवरीवन ऑफ अस नोज कि एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज्यादा है ना। एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर इज मोर एज कंपेयर्ड टू ग्लोमेरुलस एंड इफरेंट आर्टेरियोल, है ना। अब एक्चुअली इफरेंट आर्टेरियोल के डायमीटर कम होने के कारण प्रेशर डिफरेंस नहीं हो रहा है। प्रेशर डिफरेंस जो जनरेट हो रहा है वो इसका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने के कारण प्रेशर डिफरेंस तैयार हो रहा है। इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर तो इसलिए कम है क्योंकि जितना ब्लड आया उसमें से बहुत सारा ब्लड में से वाटर और छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स निकल गए, तो उस ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है। तो अभी अपने को इफरेंट आर्टेरियोल को मोटा रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो पतला है। लेकिन एमसीक्यूज के हिसाब से एमसीक्यूज न ग्लोमेरुलस के साथ साथ इफरेंट आर्टेरियोल के छोटे डायमीटर को भी कंसिडर करते हैं फॉर द रीजन ऑफ द प्रेशर डिफरेंस दैट इज जनरेटेड, ठीक है। तो अपन भी इफरेंट आर्टेरियोल को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज्यादा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा एज कम्पेयर टू दिस। तो ज्यादा ब्लड आएगा क्योंकि ज्यादा बड़ी ट्यूब है, ज्यादा बड़ी पाइप है, तो ब्लड जितना आएगा, लेकिन उस ब्लड को आगे बढ़ने के लिए जो ट्यूब्स है मतलब ग्लोमेरुलस एंड डिफरेंट आर्टेरियोल, उनमें उतनी जगह नहीं है। उनमें उतनी जगह न होने के कारण क्या होता है, तो उनमें उतनी जगह न होने के कारण प्रेशर डिफरेंस तैयार होता है, प्रेशर अप्लाई होता है, बराबर है। तो इस प्रेशर को अपन क्या बोलेंगे, ध्यान से एकदम मेरी बात सुनेंगे। इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, तो इस प्रेशर को अपन बोलेंगे
ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलस के अंदर हाइड्रो यानी वाटर स्टैटिक, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलेंगे इसको, GHP। इसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, GHP। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इसकी वैल्यू है 55 मिलीमीटर ऑफ Hg। इसकी वैल्यू है 55 मिलीमीटर ऑफ Hg। अलग अलग जगहों पर इसकी वैल्यू अलग अलग दिखती है, कहीं 60, कहीं 65 इस रेंज में दिखती है। स्टेट बोर्ड के एनसीईआरटी ने ऑफ कोर्स दिया ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या रूल ही बना के रखा है कि 4 पेज में चैप्टर ही खत्म होना चाहिए, 4 पेज से ज्यादा बढ़ना ही नहीं चाहिए। तो एनसीईआरटी में तो सवाल ही पैदा नहीं होता देने का। स्टेट बोर्ड में 55 mm ऑफ Hg दिया है। तो एनसीईआरटी के बाद नेक्स्ट अपने लिए मोस्ट स्टैंडर्ड चीज ऑफकोर्स स्टेट बोर्ड की बुक को अपन कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो बड़े स्टेट गवर्नमेंट ने पब्लिश किया, लेकिन है तो गवर्नमेंट की चीज। तो गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए अपना फिर एनसीईआरटी के अलावा स्टेट बोर्ड को अपन सेकंड प्रेफरेंस देंगे, राइटन वगैरह को अपन लास्ट प्रेफरेंस देंगे। वो कंसेप्ट समझने के लिए ठीक है, राइटन वगैरह, राइटन हो गया, बायोकेमिस्ट्री के लिए लिनिंजर हो गया, है ना, ये सब कंसेप्ट के लिए ठीक है। लेकिन डेटा की जहां बात आती है तो गवर्नमेंट ने जो डेटा पब्लिश किया है उसी डेटा को अपन स्टैंडर्ड मान के चलेंगे, क्योंकि उसी से अपने को एग्जाम में आएगा। तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, स्टेट बोर्ड में 55 दिया है, तो मैं स्टेट बोर्ड की वैल्यूज तुमको बता रहा हूँ। इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्यों जनरेट हो रहा है? ये 55 mm ऑफ Hg है, और ये जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द प्रेशर created due to the not pressure difference, due to the diameter बोलो या क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलो, किसके बीच में? तो एफरंट आर्टीरियोल, है ना, डायमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया बिटवीन एफरंट आर्टीरियोल एंड क्या रहेगा अपना ग्लोमेरुलस एज वेल एज इफरेंट आर्टीरियोल, है ना। इफरेंट आर्टीरियोल मेरे को तो नहीं पड़ता है उतना, मेरे को तो ग्लोमेरुलस ही मेन रीजन लगता है प्रेशर तैयार होने का और फिल्ट्रेशन होने का। लेकिन एमसीक्यूज इफरेंट आर्टीरियोल को भी कंसिडर करते हैं, तो अपन भी इफरेंट आर्टीरियोल को कंसिडर करेंगे। ठीक है, बिटवीन एफरेंट आर्टीरियल एंड ग्लोमेरुलस और इफरेंट आर्टीरियल। ये इसका वॉल्यूम, इसका डायमीटर ज्यादा और इसका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया एज वेल एज इसका अकेले का क्रॉस सेक्शनल एरिया इज लेस देन दैट ऑफ दिस। बाकी पूरे टिश्यूज में, बाकी पूरे ऑर्गन्स में उल्टा है ना, वो भी बताया था स्ट्रोक से वगैरह बचने के लिए। लेकिन किडनी के केस में सिर्फ इसमें, बाकी किडनी के बाकी किसी जगह पर नहीं, सिर्फ एफरेंट आर्टीरियल और इफरेंट आर्टीरियल के केस में उल्टा है। इसका डायमीटर कम रहेगा तो प्रेशर जनरेट होगा, उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर। ये जो ग्लोमेरुलस में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा वो, उसकी वैल्यू है 55 mm ऑफ Hg। ठीक है, इसके अलावा एक चीज रहेगी, देखो अब क्या होगा कि ये यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होता है ना, फिल्ट्रेशन में सबसे ज्यादा कौन फंसता है पता है क्या? तो वाटर। सबसे ज्यादा किसी के मॉलिक्यूल्स अगर निकलते होंगे तो किसके निकलते हैं पता है क्या? वाटर के। पूरा डाइल्यूट रहता है वो फिल्ट्रेट, एक्सट्रीमली डाइल्यूट, क्योंकि ब्लड में सबसे ज्यादा वाटर है तो बाहर भी सबसे ज्यादा वाटर ही निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, द फिल्ट्रेट इज एक्सट्रीमली डाइल्यूट, द फिल्ट्रेट कंटेन्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। अपन इतना वाटर रीएब्जॉर्ब करते हैं, मैंने तुमको बताया था ना, पीसीटी से भी वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, डीसीटी से भी वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से भी वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप से भी वाटर रीएब्जॉर्ब होता है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप अगर छोड़ दिया तो बाकी हर जगह से पानी रीएब्जॉर्ब होता है। इतना पानी अपने को रीएब्जॉर्ब करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो बनता ही, यहाँ पर निकलता ही बहुत ज्यादा है।
ब्लड में से, क्योंकि ब्लड में सबसे ज्यादा पानी प्रेजेंट है तो निकलेगा भी सबसे ज्यादा पानी ही बाहर। ऑब्वियस सी चीज है ना? समझ में आ रहा है ना? विद्या निकेतन कॉलेज के गेट से बाहर, गेट के बाहर अपने को कौन से बच्चे मिलेंगे? तो विद्या निकेतन के बच्चे मिलेंगे। एक आधा अपने को राजीव गांधी कॉलेज का स्टूडेंट दिख सकता है जो अपने दोस्त से मिलने गया होगा, पर ज्यादातर अपने को विद्या निकेतन के क्यों दिखेंगे? क्योंकि विद्या निकेतन कॉलेज का गेट है, तो वहां पर लोग ही विद्या निकेतन के ज्यादा है, तो बाहर भी विद्या निकेतन के लोग ज्यादा निकलेंगे। ब्लड में पानी के मॉलिक्यूल्स है ही ज्यादा, तो बाहर निकलेगा भी पानी ज्यादा। सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली डाइल्यूट रहता है फिल्ट्रेट, इसलिए अपन उसको डायरेक्टली यूरिन बोल के बॉडी के बाहर नहीं फेंक सकते। पहले पीसीटी, हेनलेस लूप, डीसीटी में से पास करके उसमें से वाटर, बाकी चीजें भी, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर रीअब्सॉर्ब करके फिर उसको बाहर फेंकना पड़ता है। तब कहाँ जाके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जो रहेगा उसको अपन यूरिन बोल सकते हैं। बोमन्स कैप्सूल में जो, उसको अपन यूरिन नहीं बोल सकते, उसको एक तो फिल्ट्रेट बोलना पड़ेगा या फिर प्री यूरिन बोलना पड़ेगा। प्री यूरिन, प्री यूरिन क्यों? क्योंकि वो अभी तक यूरिन नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। द फिल्ट्रेट और प्री यूरिन कंटेन्स लॉट्स ऑफ वाटर and is extremely dilute. The filtrate or pre-urine contains lots of water and is extremely dilute. ठीक है, इतना ज्यादा पानी बाहर निकल जाता है कि एक वक्त आ जाएगा कि जिसमें क्या होगा कि ग्लोमेरुलस में जो ब्लड है ना, जो एफरेंट आर्टेरियोल से आ रहा है, उसमें पानी कम रहेगा एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ वाटर, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द बोमन्स स्पेस, प्रेजेंट इन द बोमन्स स्पेस। ऐसा हो जाएगा कि मतलब वाटर का कंसंट्रेशन बोमन्स स्पेस में, ये विसरल और पैराइटल लेयर के बीच की जो स्पेस है उसको बोमन स्पेस बोलते हैं ना, तो बोमन स्पेस में वाटर का अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ, कंसंट्रेशन बोल रहा हूँ। वाटर का कंसंट्रेशन इधर ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू दैट इन द ग्लोमेरुलस। तो ऑस्मोसिस होने लगेगा। ऑस्मोसिस के कारण पानी उल्टा बोमन्स स्पेस में से ग्लोमेरुलस में जाने लगेगा। समझ में आ रहा है ना? दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि बहुत ज्यादा पानी यहां पर जमा होने के कारण फिजिकल रेजिस्टेंस भी तो मिलेगा ग्लोमेरुलस से बाहर निकलने वाले पानी को, है ना? बोमन्स स्पेस में बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी चीजें जमा हो जाने के कारण, बहुत सारा पानी जमा हो जाने के कारण ऐसा होने लगेगा कि ग्लोमेरुलस में से जो पानी बाहर निकल रहा है उसको बाहर निकलने को जगह नहीं रहेगी, है ना? समझ में आ रहा है ना? बिकॉज ऑफ सीधा मतलब वो कैप अपना ऑस्मोटिक पोटेंशियल वो वाला तो प्रॉब्लम रहेगा ही, ऑस्मोसिस करके पानी अंदर जाने लगेगा, वो तो इश्यू है ही। बाकी फिजिकली भी उसको जगह भी तो नहीं रहेगी। बोमन्स स्पेस जो है वो पूरा पैक हो जाएगा ना, पैक हो जाएगा तो और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को या फिल्ट्रेट को बाहर निकलने के लिए जगह ही नहीं रहेगी ग्लोमेरुलस में से, क्योंकि बाहर पूरा पैक है। तुम अगर जनरल के डिब्बे में बैठे हो ट्रेन के या फिर एसटी बस से ट्रैवल कर रहे हो, अब जैसे ही स्टेशन आता है, स्टॉप आता है, तो तुम बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे पहले से भीड़ जमा रहती है अंदर चढ़ने के लिए। तुम बाहर निकलने की, मुंबई के लोकल ट्रेन की बात करो, अगर तुम बाहर निकलने की कोशिश करो, भीड़ तुमको धक्का देकर और अंदर भेज देगी, क्योंकि बाहर जगह ही नहीं है, पैर रखने को कैसे उतरोगे? बराबर है ना? तो यही प्रॉब्लम वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ भी होगा ना जो ग्लोमेरुलस में है उनके, कि बाहर इतने वाटर मॉलिक्यूल्स है, बाहर इतना फिल्ट्रेट जमा हो गया है बोमन्स स्पेस में कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को बाहर निकलने को जगह ही नहीं है। तो ऐसा एक तो उसको फिजिकल रेजिस्टेंस मिलेगा फिल्ट्रेशन को। ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उस फिल्ट्रेशन को ये वाला इस तरीके का जो मैं बोल रहा हूं, ये वाला एक तो फिजिकल रेजिस्टेंस मिलेगा। ये फिजिकल रेजिस्टेंस हो गया ना कि बाहर जगह ही नहीं है, इसमें सीधा सीधा फिजिक्स का रोल है कि बाहर से उल्टा अंदर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ये फिजिक्स की चीज हो गई। दूसरा ऑस्मोसिस होगा बाहर से अंदर, वो अलग। अरे भाई पानी को ग्लोमेरुलस से बाहर निकालना था, अंदर नहीं लेना था,
पर ऑस्मोसिस के कारण पानी उल्टा और अंदर आने लग गया ग्लोमेरुलस के। अब पानी अंदर आना ये जो चीज है ये तो ऑस्मोसिस से हो रहा है ना। वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और ऑस्मोसिस ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन, ऑस्मोसिस वगैरह ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो एक केमिस्ट्री अपोजिशन दिखा रहा है, केमिकल फोर्स है जो अपोजिशन दिखा रहा है, और एक फिजिकल फोर्स है जो अपोजिशन दिखा रहा है फिल्ट्रेट को, है ना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो प्रेशर है ये वाला 55 mm ऑफ Hg वाला, इसको दो प्रकार के अपोजिशंस मिल रहे हैं। कौन से? एक तो ये बोमन्स स्पेस में जो पानी है जो फिल्ट्रेट है वो एक्सट्रीमली डाइल्यूट होने के कारण ऑस्मोसिस होने लगेगा, बोमन्स स्पेस में से वाटर मॉलिक्यूल्स उल्टा ग्लोमेरुलस में जाने लगेंगे, है ना। एक तो ये प्रॉब्लम होगा, तो इसको बोलेंगे, ये जो डाइल्यूशन के कारण जो प्रॉब्लम होगा उसके कारण क्या होगा, तो उसके कारण होगा बोमन्स कैप्सूल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, रिप्रेजेंटेड एज PCOP। इसकी वैल्यू है 30 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। एक्चुअली अपने को 55 मिलीमीटर ऑफ Hg से पानी बाहर निकालना है। अपन ने उतना प्रेशर जनरेट किया है एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के जो डायमीटर्स है उनके डायमीटर्स में डिफरेंस क्रिएट करके अपन ने इतना प्रेशर क्रिएट किया है, अपन ने बराबर सही तरीके से इतना प्रेशर मैनेज किया है कि, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, उतने प्रेशर से मतलब 55 mm ऑफ Hg का प्रेशर जनरेट होगा, ये अपन ने मैनेज किया है। लेकिन बाहर ज्यादा पानी हो जाने के कारण, बोमन्स स्पेस में ज्यादा पानी हो जाने के कारण उल्टा वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर मूव होने लगेंगे। तो ये अपन ने जो प्रेशर, ये डायमीटर डिफरेंस जनरेट करके जो प्रेशर जनरेट किया है वो अपना फेल हो गया ना कंसेप्ट, है ना। 30 मिलीमीटर ऑफ Hg से फेल हो गया अपना कंसेप्ट। 30 मिलीमीटर ऑफ Hg तो अपने को ऑस्मोटिक प्रेशर का रेजिस्टेंस मिलता है, बोमन्स कैप्सूल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ऑस्मोटिक प्रेशर इस टर्म से कंफ्यूज मत हो जाओ, वहां पर सही में मेरे को भी नहीं पता कि वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर वर्ड क्यों यूज किया गया है, ठीक है। लेकिन मुद्दा समझ में आ रहा है ना। मिस नॉर्मल मेरे को भी लगता है ये, लेकिन ऑस्मोसिस होने लगता है तो अपने को उससे BCOP याद रह जाएगा, नॉट एन इशू। दूसरा चीज मैंने क्या बताई, दूसरा रेजिस्टेंस अपने को क्या मिलता है कि ऑस्मोसिस हो रहा है वाटर का वगैरह वो छोड़ दो, वो ऑस्मोसिस नहीं भी हुआ वाटर का तो भी अपने को एक इशू ऐसा हो जाता है कि बोमन्स स्पेस पूरी भर जाने के कारण, पूरी फिल हो जाने के कारण, बोमन्स स्पेस में थोड़ी भी जगह न बची हुई होने के कारण उल्टा ग्लोमेरुलस में से पानी बाहर निकलने में दिक्कत जाती है। तो ये तो सीधा सीधा फिजिकल प्रॉब्लम है, ये कोई केमिकल प्रॉब्लम नहीं है कि वाटर के कंसंट्रेशन के कारण आ रहा है। हाँ, तुम वहां पर बोमन्स स्पेस में वाटर भरो, पेट्रोल भरो, केरोसिन भरो, ऑयल भरो, भूसा भरो, मिट्टी भरो, गोटे पत्थर भरो, कुछ भी भरो, अगर बोमन स्पेस भर गई है किसी भी चीज से तो ग्लोमेरुलस से निकलने वाले पानी को जगह नहीं रहेगी, पानी को निकलने में तकलीफ होगी, पानी को बाहर निकलने में रेजिस्टेंस मिलेगा, बराबर है ना। तो सीधा सीधा फिजिकल फोर्स है, उसमें कुछ वाटर ही चाहिए या वाटर का कंसंट्रेशन वगैरह मैटर नहीं करता, सीधा सीधा जगह नहीं है वाली बात है ना। जो मैंने तुमको जनरल के डिब्बे का या ST बस का एग्जाम्पल दिया, तुम्हारा स्टॉप आने का तुमको बाहर उतरना है प्लेटफॉर्म पे ह्यूमन बींग्स खड़े रहे या गाय भैंस खड़े रहे या पत्थर गोटे बहुत सारे रखे हुए रहे, कुछ भी रखा रहा, तुमको उतरने में तो तकलीफ होगी ही, है ना। क्या रखा है वो मैटर नहीं कर रहा है, बस जगह नहीं है इसलिए तुम उतर नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर वाटर है कि क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन है, ज्यादा है कम है, उससे फर्क नहीं पड़ता, जगह ही नहीं है इसलिए वो उतर नहीं पा रहा है, ग्लोमेरुलस से पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये फिजिकल प्रॉब्लम हो गया, ये केमिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कंसंट्रेशन का वगैरह रोल नहीं है ना। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर,
उसको अपन बोलेंगे कैप्स्यूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे बाय CHP और इसकी वैल्यू रहेगी 15 mm ऑफ Hg, 15 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो 30 मिलीमीटर ऑफ Hg का रेजिस्टेंस अपने को क्यों आ रहा है? ऑस्मोसिस के कारण। ठीक है, बोमन्स कैप्सूल ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण। और 15 mm ऑफ Hg का रेजिस्टेंस अपने को क्यों आ रहा है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण, है ना। इसमें कुछ कंसंट्रेशन का, ऑस्मोसिस का कोई रोल कॉल नहीं है। सीधा सीधा पानी, स्टैटिक मतलब एक जगह पे खड़े रहना। ठीक है, जैसे हाइड्रोस्केलेटन रहता है लोअर ऑर्गेनिजम्स में, वैसा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सीधा सीधा कैप्सूल का, बोमन्स कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये बोमन्स कैप्सूल में क्रिएट हुआ वाला ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर 30 mm ऑफ Hg की वैल्यू रखता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 15 mm ऑफ Hg की वैल्यू रखता है। ये जो दोनों प्रेशर्स है, ये अपना जो पर्पज है ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन करवाने का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। ग्लोमेरुलस से पानी बाहर निकलने से रोक रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, है ना। तो अपन ने जो इतने मेहनत से ग्लोमेरुलस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट किया 55 mm ऑफ Hg का, उसमें तुमको बोमन्स कैप्सूल के ऑस्मोटिक प्रेशर का और बोमन्स कैप्सूल के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ने रेजिस्ट किया, इस प्रेशर को उल्टा बाहर आने से रोका, है ना। तो ये जो तुमने 55 की वैल्यू इतने मेहनत से जनरेट की है, एफरेंट आर्टेरियोल मोटा और इफरेंट आर्टेरियोल पतला करके, उसको 30 + 15 दैट इज 45 mm ऑफ Hg का तो अपोजिशन ही मिल रहा है। तो 55 - 45 इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर ऑफ Hg। भले ही प्रेशर डिफरेंस के कारण जो प्रेशर, अरे यार मैं प्रेशर डिफरेंस क्यों बोल रहा हूँ बार बार, डायमीटर डिफरेंस के कारण जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, उस प्रेशर की वैल्यू भले ही 55 mm ऑफ Hg हो, लेकिन फिल्ट्रेशन जो हो रहा है वो उतने प्रेशर से नहीं हो रहा है। फिल्ट्रेशन सिर्फ 10 mm ऑफ Hg से हो रहा है। एक्चुअल जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है, जो एक्चुअल इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है, वो सिर्फ 10 mm ऑफ Hg का है। ठीक है, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर को हम बोलेंगे EFP। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर एक्चुअल में सिर्फ 10 mm ऑफ Hg का है। भले ही तुम जनरेट कर रहे हो 55 mm ऑफ Hg का प्रेशर बाय द वॉल्यूम डिफरेंस, द डायमीटर डिफरेंस बिटवीन द टू आर्टेरियोल्स, लेकिन उसको अपोजिशन भी मिल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में उस प्रेशर को। इसलिए एक्चुअल में इफेक्टिव जो फिल्ट्रेशन का प्रेशर है एक नेफ्रॉन में, वो उतना नहीं होता है, 55 का नहीं होता है। उसकी वैल्यू क्या है? 10 mm ऑफ Hg। ठीक है, 32 ईयर्स में एक बहुत ही घटिया क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर। उसमें ना इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की उन्होंने कुछ भलती वैल्यू दी, 20 mm ऑफ Hg वगैरह वैल्यू दी हुई है, 20 mm ऑफ Hg, और वही शायद करेक्ट आंसर रहता है उसमें। तो बुक में आंसर की भी बहुत गलत रहती है, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन है उसमें, काफ़ी पुराने एग्जाम का है वो। तो अपने को लेकिन यही वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, अजीब सा ही क्वेश्चन है, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है अभी, बड़ा अजीब क्वेश्चन है। ठीक है, 32 ईयर्स में है, तुमको दिख जाएगा इजीली। ठीक है, तो अपने को ये वैल्यू याद रखनी है, स्टेट बोर्ड की वैल्यू है। बाकी अलग अलग जगहों पर तुमको अलग अलग वैल्यूज जरूर मिलेगी, नो डाउट इन दैट। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेशर जनरेट करके, मतलब प्रेशर कैसे जनरेट होता है वो तो अपने को पिछले क्लास में पता चल गया था, लेकिन कितने mm ऑफ Hg का प्रेशर जनरेट होता है वो अपने को अभी पता चला, है ना। कितने mm ऑफ Hg का प्रेशर जनरेट होता है वो अपने को अभी पता चला। तो ये वैल्यूज अपने को याद रखनी है, और इस तरीके से फिल्ट्रेट और प्री यूरिन तैयार हो जाती है बोमन्स स्पेस में। लेकिन इसको अपन फिल्ट्रेट बोल रहे हैं या प्री यूरिन बोल रहे हैं, ये कोई फाइनल यूरिन नहीं है, ये कोई फाइनल यूरिन
नहीं है। यू कैनॉट कंसिडर दिस एज योर फाइनल यूरिन की इसको बॉडी के बाहर फेंकना है। नो, इसमें से वाटर को और बाकी चीजों को रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, एज वेल एज कुछ बची हुई चीजों को उसमें फेंकना भी पड़ेगा, जिसको अपन बोलेंगे सिक्रीशन, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, इफ यू रिमेम्बर, वो भी बताया था, है ना। पीसीटी डीसीटी से बाहर निकलने वाला एरो होगा तो इसका मतलब रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, और पीसीटी डीसीटी के अंदर जाने वाला एरो होगा तो इसका मतलब सिक्रीशन हो रहा है। जो चीज पीसीटी डीसीटी के अंदर वो बॉडी के बाहर थ्रू यूरिन, और जो चीज पीसीटी डीसीटी के बाहर वो चीज बॉडी के अंदर। सोचो यार थोड़ा सा, तुम लोग सोचो थोड़ा सा, एकदम बहुत आसान चीज है। पीसीटी, सुनो मेरी बात, पीसीटी कंटिन्यू होती है एज हेनलेस लूप, फिर इट कंटिन्यूज एज डीसीटी विच फर्दर कंटिन्यूज एज सीटी, बराबर। तो मेरा मुद्दा यह है कि पीसीटी के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो हेनलेस लूप में जाएंगे, डीसीटी में जाएंगे, सीटी में जाएंगे, सीटी से डक्ट ऑफ बेलिनी में, मतलब कलेक्टिंग डक्ट में, वहां से पिरामिड्स का एपेक्स, फिर माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर पेल्विस, फिर यूरेटस, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा और बॉडी के बाहर। तो जो मॉलिक्यूल पीसीटी के अंदर रहेगा वो बॉडी के बाहर जाएगा, उसको अपन एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, बराबर है ना। वेरेस पीसीटी से उसको बाहर निकाल लिया तो वहां पर इंटरस्टिशियम जो है उसमें पड़ा रहेगा, बॉडी के बाहर नहीं जाएगा, बॉडी के अंदर ही रहेगा। तो पीसीटी डीसीटी के बाहर की तरफ वाला जो एरो रहेगा वो रीएब्जॉर्प्शन का रहेगा, और पीसीटी डीसीटी के अंदर वाला जो एरो रहेगा, पीसीटी डीसीटी के अंदर जा रहा है वाला जो एरो रहेगा वो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का रहेगा, वो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का रहेगा। समझ में आ रहा है। तो कहां पर किस चीज का रीएब्जॉर्प्शन होता है और कहां पर किस चीज का ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है अपने किडनी के नेफ्रॉन्स में, इसको एक बार अपन देख लेते हैं। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है वो मैं तुमको बता देता हूं। तो यह है अपना बोमन्स कैप्सूल। ये बोमन्स कैप्सूल में आया एफरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलस में डिवाइड हुआ, ग्लोमेरुलस में डिवाइड होके फिर इफरेंट आर्टेरियोल बन के बाहर निकल गया, ठीक है। फिर आएगा पीसीटी। अब देखो पीसीटी को मैं कैसे बना रहा हूं, जैसे पिछले क्लास में बनाया था वैसा नहीं बना रहा हूं, अलग बना रहा हूं, ऐसा खुल के बना रहा हूं, है ना। पिछले क्लास में मैंने ऐसा पीसीटी बनाया था, ऐसा, फिर इधर हेनलेस लूप बनाकर ऐसा पीसीटी बनाया था, फिर इधर हेनलेस लूप बनाकर इधर ही डीसीटी बनाया था। उसका रीजन भी मैंने तुमको बता दिया है। ये डायग्राम हमेशा गंदा बनता है, मतलब हरी डायग्राम गंदा ही बनता है मेरे से, और इसका थिकनेस मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद आई। स्टैंडर्ड बुक्स के हिसाब से स्पीकिंग, जो मैंने तुमको बताया था कि डीसीटी कंटिन्यूज है सीटी, और बहुत सारे सीटी मतलब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स फ्यूज होकर बनता है कलेक्टिंग डक्ट, बराबर है। एनसीईआरटी ने ऐसा नहीं किया। एनसीईआरटी ने क्या बोला है, एनसीईआरटी ने सीधा बोला है कि डीसीटीज ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स फ्यूज, सीधा डीसीटी के बाद पहले कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और फिर वेरियस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स फ्यूज टू फॉर्म कलेक्टिंग डक्ट। ये वाला झंझट ही निकाल दिया, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वगैरह रखा ही नहीं है, सीधा देखो डीसीटी, डीसीटी के बाद ये इधर फ्यूज हो गया, ये डीसीटी, ये डीसीटी, ये डीसीटी, ये डीसीटी, तो ये सब डीसीटीज है सीधा एनसीईआरटी के हिसाब से। तो अपने को तो एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखना है ना भाई साहब सब कुछ। तो ये है डीसीटीज ऑफ अदर नेफ्रॉन्स, दीज आर द डीसीटीज ऑफ अदर नेफ्रॉन्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और अपने हिसाब से एनसीईआरटी बाइबल है, तो यही अपने लिए सच है, अपन इसमें डिबेट कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये डीसीटी है, अपने को पता है। ये पीसीटी है, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप है, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप है ना। कौन कौन यहाँ से निकलता है, तो H2O तो हर जगह से निकलता है, तो H2O को
जगह की कमी पड़ेगी शायद, देखते हैं। H2O को तो निकालने का ही, H2O का तो टेंशन ही नहीं लेने का। CT से DCT फ्यूज होकर जो CT बनता है, ऐसा बोला है एनसीईआरटी ने। कलेक्टिंग डक बनता है, एक्चुअली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल नहीं बनता है, पर अभी एनसीईआरटी ने वैसे ही बोल दिया है। इसी तरह DCTs ऑफ अदर नेफ्रॉन्स फ्यूज टू फॉर्म द कलेक्टिंग डक, तो ठीक है, अपन भी फिर वैसा ही करेंगे। अपने को एनसीईआरटी फॉलो करना है। इसमें से भी H2O निकलता है, लेकिन वो कंडीशनल रहता है। कंडीशनल मतलब बॉडी में अगर वाटर की बहुत ही कमी रही तो H2O निकलेगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में से, नहीं तो नहीं निकलेगा। ऐसे कैसे समझता है किडनी को कि बॉडी में कमी है कि नहीं है, तो ये मैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के वक्त बताऊंगा। डू नॉट वरी अबाउट दैट, अगले ही क्लास में पता चलेगा। डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा डायग्राम बना ही लेता हूँ मैं, जगह की बहुत ही कमी हो जाएगी। ये आया अपना मेल्फिजियन कॉर्पसल और पिग्मेलियन कॉर्पसल, फिर बढ़िया बड़ा सा PCT, फिर बढ़िया बड़े से PCT के बाद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। अब ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप है, ये हो जाएगा पतला, ठीक है। तो इसको बोलेंगे थिन लिम्ब ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, या थिन पार्ट। फिर जब ऊपर चढ़ेगा तभी भी थोड़ा स्टार्टिंग में थिन ही रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद ये वापस थिक हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, अभी 5 मिनट में समझेगा, डू नॉट वरी, समझेगा, अभी समझेगा, ठीक है। ये हो गया हेनलेज लूप। ये आया DCT। अब एनसीईआरटी ने तो भाई साहब टेंशन लिया ही नहीं है। इसको मैं थोड़ा एक और बना लेता हूँ, यानी मेरे को एरोज वेरोज बनाने को अच्छी खासी जगह मिलेगी। तो DCT सीधा फ्यूज हो गया, CT बन गया। ये दूसरे नेफ्रॉन का DCT आया, ये तीसरे नेफ्रॉन का DCT आया, ये चौथे नेफ्रॉन का DCT आया, और ऐसा होते गया, ठीक है। अब H2O मैंने तुमको बताया ही है, हर जगह से निकाल देने का। देखो बाहर जा रहा है मतलब रीएब्जॉर्ब हो रहा है, PCT के बाहर मतलब बॉडी के अंदर, और PCT के अंदर तो PCT से इधर इधर, DCT में, DCT से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से एपेक्स, एपेक्स से माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से सीधा गेट आउट। तो PCT के जो अंदर वो बॉडी के बाहर, जो PCT के अंदर वो बॉडी के बाहर, बराबर। PCT के अंदर, DCT के अंदर मतलब बॉडी के बाहर, और PCT के बाहर मतलब बॉडी के अंदर। तो ये रीएब्जॉर्प्शन है और ये सिक्रीशन है। अगर कोई चीज फिल्टर नहीं हुई होगी या बहुत ज्यादा हो गए होंगे बॉडी में, तो पूरे तो फिल्टर नहीं होंगे, तो बचे हुए जो मॉलिक्यूल्स आयंस रहेंगे उसको ब्लड वेसल्स ये इनके अराउंड आके इसमें रिलीज कर देंगे, तो उसको बोलेंगे सिक्रीशन, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, क्योंकि ट्यूब्यूल्स में सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। और ये रहेगा सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव, क्योंकि बॉडी डिसाइड करेगी किसको सिलेक्ट करना किसको नहीं सिलेक्ट करना, सिलेक्शन रहेगा। रीएब्जॉर्प्शन जो रहेगा वो रैंडम नहीं रहेगा, सिलेक्टेड रहेगा, इसलिए सिलेक्टिव। तो H2O, यहां से भी H2O, डिसेंडिंग लिम्ब से यहां से भी H2O, यहां से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से भी H2O निकलेगा, लेकिन ये कैसे रहेगा, ये रहेगा कंडीशनल। कंडीशनल मतलब हर बार निकलेगा CT से H2O, ऐसा नहीं है। अगर बहुत ज्यादा पानी होगा बॉडी में तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से पास होते वक्त, यूरिन पास होते वक्त, प्री यूरिन पास होते वक्त ऐसे ठीक है, वहां तक पहुंचते पहुंचते तो यूरिन बनी जाती है, H2O को नहीं निकाला जाएगा। बॉडी में अगर पानी की कमी होगी तो H2O को CT से भी निकाला जाएगा। तो CT से निकलेगा कि नहीं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से निकलेगा कि नहीं, ये कंडीशनल रहेगा, ठीक है। DCT के ऊपर भी थोड़ा सा कंडीशनल रहता है, लेकिन थोड़ा सा तो हमेशा, DCT के ऊपर भी कंडीशनल रहता है, लेकिन थोड़ा सा तो H2O हमेशा निकलता ही है DCT से, तो इसलिए मैंने इसको सीधा बना ही दिया है,
यहाँ से तो स्ट्रिक्टली निकलेगा, पीसीटी से भी स्ट्रिक्टली निकलेगा। तो H2O का तो अपने को टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है पीसीटी के लिए, वो मतलब न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब मोनोसेकेराइड्स, अमीनो एसिड्स, ये सब चीजें, ठीक है। ये सब न्यूट्रिएंट्स पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, आगे तक वो जाता ही नहीं है, सीधा रपा रप यहीं पर एब्जॉर्ब कर लो। ज्यादा टेंशन अपन पालेंगे नहीं न्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि ग्लूकोज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इधर लॉकडाउन है, बढ़िया घर पे बैठना है, सोना है, चिल मारना है। पीएम ने बोला है कि घर पे ही रहो, फिर भी अपन क्या कर रहे हैं? मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम वीडियो देख रहे हो, क्यों? काम धंधा मतलब आराम वराम छोड़ के अपन क्यों इतना काम करने के लिए आतुर है? ग्लूकोज के लिए ही ना चल रहा है ना सब कुछ, अल्टीमेटली ग्लूकोज के लिए चल रहा है ना ये सब। तो ग्लूकोज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो उसको ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को यहीं के ही एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा, आगे नहीं जाएगा वो, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है, एक लिमिट तक, थ्रेशोल्ड वैल्यू तक। तो उससे ज्यादा ग्लूकोज अगर अपने को फिल्ट्रेट में दिखने लग गया, उस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा, 180 mg/dl, mg/dl ये ना एक बार देखना पड़ेगा, पर 180 की वैल्यू कन्फर्म है, 99% mg/dl ही है, mg/डेसीलीटर, ठीक है। 180 mg/डेसीलीटर तक ग्लूकोज अगर रहा इस फिल्ट्रेट में, तो उसको रीअब्जॉर्ब करते हैं। उससे ज्यादा रहा तो फिर उससे एक्सेस वालों को एब्जॉर्ब नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा इतना एब्जॉर्प्शन, इतने कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया जाता है। इससे ज्यादा कंसंट्रेशन रहा तो फिर एब्जॉर्ब नहीं करते, क्योंकि किडनी को बाकी भी काम है ना यार, नेफ्रॉन को सिर्फ ग्लूकोज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आई अग्री। उसके लिए अपन पढ़ाई लिखाई, काम धंधा सब उसके लिए ही चल रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि बाकी की चीजें यूजलेस है, जैसे पोटेशियम आयन यूजलेस है, ऐसा नहीं है ना। नर्व इम्पल्स के लिए लगता है ना पोटेशियम आयन, ठीक है। HCO3- यूजलेस है, ऐसा नहीं है ना, काम की तो चीज है ना। बफर एक्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ा था हमने, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन इतने कंसंट्रेशन से ज्यादा ग्लूकोज अगर आया, फिर किडनी हार मान लेती है, बोलती है तू जा यार, अभी यूरिन के थ्रू बाहर निकल, बहुत हो गया। तो 180 mg/dl से ज्यादा ग्लूकोज अगर रहा, तो फिर उस एक्सेस ग्लूकोज को फेंक दिया जाएगा, तो उसके यूरिन में ग्लूकोज दिखने लगेगा, बिना खाना खाए भी, तो अपन बोलेंगे कि उसको डायबिटीज है, ठीक है। सिंपल सी कंसेप्ट है। तो HCO3- भी निकलेगा यहां से, ठीक है। H+ का ट्यूबुलर सिक्रेशन हो रहा है पीसीटी में भी, डीसीटी में भी। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप में क्या है ना, सिर्फ H2O निकल रहा है, सिर्फ H2O, नथिंग एल्स। तो सॉल्वेंट कम होते जा रहा है, सॉल्वेंट मतलब डिनोमिनेटर कम होते जा रहा है, और न्यूमरेटर कांस्टेंट है ना। डिनोमिनेटर मतलब सॉल्वेंट कम होते जा रहा है, और न्यूमरेटर मतलब सॉल्यूट्स कांस्टेंट है। तो कोशेंट क्या हो जाएगा, कोशेंट की वैल्यू क्या होने लगेगी, घटने लगेगी, बराबर है ना। कोशेंट की वैल्यू घटने लगेगी, ठीक है। ये अरे सॉरी, कोशेंट की वैल्यू बढ़ने लगेगी, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होते जाएगी, समझ में आ रहा है ना। तो कोशेंट की वैल्यू बढ़ने लगेगी, कोशेंट की वैल्यू बढ़ने लगेगी मतलब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनते जाएगा वो। जब बारिश आती है तब पूरा पानी जमा रहता है ग्राउंड पे, फिर जैसे जैसे उसमें से पानी कम होने लगता है, मिट्टी के मॉलिक्यूल्स तो उतने ही रहते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स कम होते जाते हैं। तो पहले जो प्रॉपर लिक्विड फॉर्म में था, वो भी विस्कस होने लगता है, कीचड़ में कन्वर्ट होने लगता है। पहले प्रॉपर जमा हुआ पानी था, है ना, फिर जैसे जैसे पानी कम होता गया इवेपोरेशन के कारण, वैसे वैसे वो कीचड़ बनने लग गया, समझ में आ रहा है ना। विस्कस होते जाएगा, और जैसे जैसे वो फिल्ट्रेट विस्कस होते जाएगा। क्यों विस्कस होते जा रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट की वैल्यू कम होते जा रही है। तो विस्कस होते जाएगा, तो उसको आगे बढ़वाने के लिए, आगे फ्लो करवाने के लिए ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए अपन ने क्या किया, अपनी ट्यूब को पतला कर दिया। पतला कर देने के कारण क्या होगा कि ज्यादा प्रेशर उसके अंदर का जो सब्सटेंस है उसके ऊपर अप्लाई होगा, और उसके अंदर का जो सब्सटेंस है मतलब फिल्ट्रेट या प्री यूरिन, वो इफेक्टिवली आगे मूव हो पाएगा।
अगर इतना ही वॉल्यूम रखा तो वो उतने अच्छे से मूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत विस्कस हो गया रहेगा, उसको प्रेशर जनरेट कर करके दबा दबा के बाहर धकेलना पड़ेगा, दूर धकेलना पड़ेगा, इसलिए ये पतला हो जाएगा। एकदम सिंपल सा फिजिक्स है, ठीक है। फिर ये वापिस मोटा क्यों हो जा रहा है? क्योंकि असेंडिंग लिम्ब ऑफ एंडलेस लूप जो है ना, उसमें से सिर्फ NaCl निकलता है, ओनली NaCl, नो वाटर। तो सिर्फ NaCl निकलने के कारण अब यहां पर इस साइड में क्या हो रहा है, इस साइड में न्यूमरेटर की वैल्यू घट रही है और डिनोमिनेटर मतलब सॉल्वेंट मतलब वाटर कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू घटते जाएगी, तो कोशेंट की वैल्यू भी घटते जाएगी। कोशेंट की वैल्यू घटते जाएगी मतलब ये डाइल्यूट होते जाएगा। जैसे जैसे डाइल्यूट होते जाएगा तो इसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, अपने आप फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, तो अपने को इसको पतला रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो वापस मोटा हो जाएगा। एकदम सिंपल सा फिजिक्स है 5वीं स्टैंडर्ड का, ठीक है। तो यहां से सिर्फ NaCl, असेंडिंग लिम्ब ऑफ एंडलेस लूप से सिर्फ NaCl, असेंडिंग लिम्ब ऑफ एंडलेस लूप से सिर्फ NaCl, डिसेंडिंग लिम्ब से सिर्फ H2O, डिसेंडिंग लिम्ब से सिर्फ H2O, असेंडिंग लिम्ब से सिर्फ NaCl। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझेगा, कंसंट्रेशन का खेल है पूरा इसमें, ठीक है। अच्छा, NaCl इधर से भी निकलेगा, PCT से भी निकलेगा और DCT से भी निकलेगा, बस CT से नहीं निकलेगा, CT से नहीं निकलेगा। CT से यूरिया जरूर निकलेगा। हैं यूरिया को बाहर फेंकने के लिए तो पूरी सर्कस चल रही है, यूरिया को क्यों रीअब्जॉर्ब कर रहे हो भाई? कोई टेंशन नहीं है, जो रीअब्जॉर्ब हो गया उसको असेंडिंग लिम्ब ऑफ एंडलेस लूप के अंदर वो उसका सिक्रीशन हो जाएगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन नहीं होगा, लेकिन वो इसके अंदर घुस जाएगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ एंडलेस लूप से, और फिर से बॉडी के बाहर निकल जाएगा। पगला गया है क्या इवोल्यूशन? यूरिया को बाहर फेंकने के लिए पूरा ये सर्कस किया, ये पूरा सिस्टम बनाया और फिर यूरिया को रीअब्जॉर्ब कर दिया। अच्छा, किया तो किया, उसको फिर से इसमें फेंक के बॉडी के बाहर फेंक दिया। ज्यादा का टाइम हो रहा है क्या? ज्यादा का टाइम पास करना है क्या? ये क्या फालतू के धंधे चल रहे हैं? क्या कर रहा है इवोल्यूशन? कल के क्लास में समझेगा, डो नॉट वरी, कल के क्लास में समझेगा ये क्या चक्कर चल रहा है, यूरिया क्यों एब्जॉर्ब हो रहा है। अभी बस याद रखना कि यूरिया एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। बाकी HCO3- भी DCT से रीएब्जॉर्ब होगा, ठीक है। और DCT में K+ का ट्यूबुलर सिक्रीशन भी होगा। सर इधर पहले रीएब्जॉर्ब किया K+ को, फिर वापस ट्यूबुलर सिक्रीशन किया, ये क्या चल रहा है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? पागल हो गए क्या? ये मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, इसका आंसर मैंने पिछले क्लास में ही बताया हुआ है कि इधर हर बार रीएब्जॉर्प्शन होगा और इधर हर बार ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा, ऐसा नहीं है, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर ट्यूबुलर सिक्रीशन करना है तो इधर से करेंगे, अगर रीएब्जॉर्प्शन करना है तो इधर से करेंगे, दैट इज श्योर। चैनल्स इधर है रीएब्जॉर्प्शन के लिए, ट्यूबुलर सिक्रीशन के लिए इधर चैनल्स है, और हर बार करेंगे इधर से इधर, ऐसा नहीं है। ये तो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा ना, इधर रीएब्जॉर्ब किया इधर सिक्रीट किया, वैसा नहीं, जरूरत पड़ी तो, ठीक है। HCO3- को रीएब्जॉर्ब करना है तो इधर से NaCl का रीएब्जॉर्प्शन होगा। H2 आसान है यार, H2O, NaCl और HCO3- तो कॉमन है, बस न्यूट्रिएंट्स इसमें याद रखने का है। H+ का दोनों में ट्यूबुलर सिक्रीशन है, आसान है। K+ को कैसे याद रखने का? क से K+, क से क्रॉस है ना, एक बार बाहर निकल रहा है एक बार अंदर जा रहा है, तो क्रॉस। बाकी हेनलेस लूप का और ये जो यूरिया का है, इसका स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है कि हेनलेस लूप में ऐसा क्यों होता है कि डिसेंडिंग से सिर्फ H2O निकल रहा है और असेंडिंग से सिर्फ NaCl निकल रहा है, ऐसा क्यों होता है? और इधर से यूरिया, ये तो सबसे पागलपंती लगती है, पागल हो गए क्या? यूरिया रीएब्जॉर्ब कर रहा है, काय को रीएब्जॉर्ब कर रही है यूरिया को? तो हेनलेस लूप और कलेक्टिंग ट्यूबुल का यूरिया का पागलपन ये छोड़ दो, इसका टेंशन मत पालो, देख लेंगे अपन उसका, नेक्स्ट क्लास में आएगा वो, उसका टेंशन मत लो। बाकी PCT DCT इजी है, H2O, HCO3- और NaCl कॉमन है। न्यूट्रिएंट्स ऑफ कोर्स ग्लूकोज के लिए सब कुछ मेहनत चल रही है तो उसको पहले रीएब्जॉर्ब कर लेंगे, ये भी याद हो जाएगा। क से K+, क से क्रॉस, इधर रीएब्जॉर्प्शन इधर सिक्रीशन। H का हमेशा सिक्रीशन ही है, H+ का, तो वो कोई टेंशन नहीं है ना। तो ऐसा अपने को याद रह जाएगा, नॉट एन इश्यू विद दिस, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। कल के क्लास में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे कि ये क्या चक्कर है, ठीक है, ये अपन कल के क्लास में देखेंगे। बाय, तब तक गुड बाय।